आप सभी का नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल मुकेश जी आपसे है। बीसीसीएल का आईपीओ पूरी तरह ओएफएस है जिसमें कोल इंडिया लगभग 10% स्टेक सेल करने वाली है। तो इसके पीछे की स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बीसीसीएल को कैसे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है? कोल इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है इससे? आपको पता होगा कि कोल इंडिया की जो संरचना है उसमें हमारी 8 सहयोगी कंपनियां हैं, जिसमें से एक बीसीसीएल है जो कि कोकिंग कोल बनाती है, और एक दूसरी कंपनी है सीएमपीडीआई जो कि हमारी तकनीकी विंग है, कंसल्टेंसी का काम करती है, एक्सप्लोरेशन का करता है। बाकी 6 कंपनियां नॉन कोकिंग कोल बनाती हैं। तो जब कोल इंडिया की वैल्यूएशन होती है तो उसमें इन दो कंपनियों की इंट्रिंसिक वैल्यू उभर कर नहीं आती है। इन वैल्यू की मार्केट में रियल वैल्यू उभर के आए, इसके लिए कोल इंडिया ने डिसाइड किया कि बीसीसीएल की हम मार्केट में लिस्टिंग कराते हैं। क्योंकि कोकिंग कोल की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, तो जो उसकी वैल्यू दबी हुई है वो उभर के आएगी और उससे शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। ये था ऑब्जेक्टिव इसका ओएफएस लाने का। बिल्कुल। तो मैं अगला सवाल ये है कि इंडिया की स्टील कैपेसिटी की ग्रोथ को देखते हुए कंपनी अपनी कोकिंग कोल की सप्लाई को कैसे अलाइन करने देख रही है? थोड़ा सा मैं बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में बता दूं कि जैसा कि अभी हमारे डीएफसीआईएल साहब ने बोला कि बीसीसीएल को थोड़ा अलग तरीके से देखना होगा। हमारा कोल उत्पादन अभी 40.5 मिलियन लास्ट ईयर था, जो कि 29-30 में अराउंड 54 मिलियन टनी 14 मिलियन टन का ग्रोथ होगा। तो इसी के साथ साथ वासरी का भी रोल आता है, जो कि 13.65 मिलियन टनी हमारी वासरी की कैपेसिटी अभी है, जो बढ़ करके 29-30 तक लगभग डबल हो जाएगी। तो इसके चलते हमारा उत्पादन और वासरी कैपेसिटी दोनों बढ़ रही है, और ये कोकिंग कोल वास्ड हो करके स्टील इंडस्ट्री को जाएगा स्टील बनाने में। तो उससे क्या होगा कि अभी हम लगभग 1.7-1.8 मिलियन टनी क्लीन कोल दे पा रहे हैं स्टील के लिए, जो कि 29-30 तक जा कर के यह लगभग 9 मिलियन 10 मिलियन होगा। तो जितना भी ये कोयला क्लीन कोयला निकलेगा, उतना हमको विदेशों से इसका आयात इंपोर्ट करने में कम करने में सहयोग मिलेगा, और हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बढ़ेगा। तो बीसीसीएल का रोल इसमें आने वाले वर्षों में बहुत ज़्यादा है। आपका मूल प्रश्न यही था जी। इस तरह से इसका दोनों तरीके से देश का विकास होगा। बिल्कुल। तो अपने क्लीन कोल के बारे में बात किया, तो मैं अगला सवाल उससे रिलेटेड है। कोल क्वालिटी को लेके कुकिंग कोल की हम समझ सकते हैं ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो वॉशरी अपग्रेड्स और टेक्नोलॉजी से आप कौन से इम्प्रूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, वासरी से पहले तो कोयले के उत्पादन को हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग में हाईवाल माइनिंग का इंट्रोडक्शन बढ़ेगा। एक हाईवाल माइनिंग ऑलरेडी हमारी चल रही है, दूसरा भी आएगा 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ही आएगा। और हम लोग जो माइंस चल रही हैं उसमें कंटिन्यूअस माइनर जो कि प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, लॉन्गवाल माइनिंग का भी इंट्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से हमारा अंडरग्राउंड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। साथ ही साथ छोटे छोटे ओपन कास्ट होने के चलते हम लोग ऊपर से नीचे तक पूरा 16 सीम नहीं ले पाते थे, तो उनको एमलगेट करके बड़ी माइन बना करके नीचे तक का कोयला लेंगे, तो उत्पादन कोयले का 40 मिलियन से 54 मिलियन तक इसमें हो जाएगा। साथ ही साथ हम वॉशिंग कैपेसिटी जो बताया कि अभी 5 हमारी वासरीज हैं जिनका की कैपेसिटी 13.65 मिलियन टनी है। 3 वासरी हम लोग बना रहे हैं। एक वासरी इसी जनवरी में लगभग स्टार्ट हो चुका है, अपनी कैपेसिटी पकड़ लेगा। 2 और वासरी हमारे बन रही है जो कि 27 में और 2029 में आएगी। पुराने वासरीज को हम लोग मोनेटाइज भी कर रहे हैं, को कर दिया गया है, जो जिंदल ने लिया है। 2 और वासरी का हम मोनेटाइज करेंगे। तो इन दोनों विधियों से कोयले का उत्पादन, वॉशिंग कैपेसिटी बढ़ने से यह हमारा इस्पात के लिए अधिक से अधिक कम ऐश वाला कोयला जाएगा, आयात में कमी होगी और हम नेचुरली हमारा उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल। तो मैं माइनिंग रिलेटेड ही एक और सवाल है। हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनल चैलेंजेस जो है माइनिंग का हिस्सा ही होते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट आपको किस एरिया में दिख रहा है, किस तरह से लग रहा है आगे? देखिए, हमारे पास कुछ माइनिंग चैलेंजेस, हर माइनिंग ऑपरेशन अपने आप में एक चैलेंज है, और इसमें खास करके बीसीसीएल में
जो थोड़ा सा लैंड का इशू रहता है, कुछ बहुत पहले से 100 साल से खदानें चल रही हैं, पुराने लोग बसे हुए हैं, तो उसमें भी हमारा झरिया मास्टर प्लान कैबिनेट से हमारे मंत्रालय का भी बहुत सहयोग इसमें रहा। पास करके जो जेएमपी झरिया मास्टर प्लान 2.0 आया, बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम के साथ आया। 5490 की करोड़ की इसमें राशि दी गई है। 3 साल में उन सभी को खतरे वाले जगह से उठा करके एक सुंदर, जो कि बहुत अच्छी सिटी में बेलगरिया आरआर साइट है, कर्माटाण है, बन रहा है, बहुत कुछ बन चुका है और आगे बनेगा। तो इससे भी हमारी ज़मीन बहुत खाली होगी और उत्पादन बढ़ेगा और आने वाले वर्षों में इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। बिल्कुल। मैं एक और सवाल है, अगर आप बीसीसीएल की जर्नी को अगले 5 साल में डिफाइन करें तो टॉप प्रायोरिटीज़ आपको क्या नज़र आ रहे हैं? हमारा तो स्ट्रेंथ कोकिंग कोल है और कोकिंग कोल है, उसको स्टील तक पहुंचाना है, इंडस्ट्री तक, तो वासरी चाहिए। तो 2 हमारी सबसे मुख्यतः प्रायोरिटीज़ रहेंगी। एक कोकिंग कोल के उत्पादन में वांछित लक्ष्य हासिल करना और दूसरा वासरीज की कैपेसिटी को, नई टेक्नोलॉजी, पुराने वासरी जो बंद पड़े हैं उनका मोनेटाइजेशन और नई वासरी को समयबद्ध तरीके से पूरा करना। तो इससे मेनली हमारा कोयला स्टील से रिलेटेड है और जो उसका मिडलिंग्स वगैरह WPC वास्ट पावर कोल जाता है वो थर्मल को जाता रहेगा, लेकिन हम अब इसको बढ़ाएंगे अपना स्टील कोयले के लिए। और एक चीज़ इसमें यह भी है कि हम इसके अतिरिक्त डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा रहे हैं। सोलर प्लांट वगैरह भी लगा रहे हैं, 50 मेगावाट का लग चुका है, आगे आने वाले वर्षों में 50 और 200 तक पहुंचेंगे, जिससे नेट जीरो की भी प्राप्ति होगी और CBM की तरफ भी हम बहुत तेज़ी में आगे बढ़ रहे हैं। तो मिला जुला करके हमारा जो लक्ष्य है वो सभी को भाएगा और हमको आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी बहुत सहयोग देगा। बिल्कुल। सर, एक और सवाल आखिरी पूछ लेते हैं। संजय जी, आप बता सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी और मैकेनिज्म पर फोकस बढ़ रहा है, तो कौन से इनिशिएटिव्स से ऑपरेशनल एफिशिएंसी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, इस क्षेत्र में हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे BCCL में 2 तरह की माइनिंग गतिविधियां हैं, एक अंडरग्राउंड और एक ओपन कास्ट। अभी मेजोरिटी हम ओपन कास्ट से निकालते हैं कोयला, करीब 95% 96%। तो इसमें आप यदि देखेंगे जो ओपन कास्ट से निकलता है कोयला, उसमें कुछ हमारे अपने डिपार्टमेंटल माइंस है, कुछ हमारे आउटसोर्सिंग माइंस है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारी माइन जो है थोड़ी छोटी है, जिसके कारण बड़ी मशीनों का डिप्लॉयमेंट में दिक्कत है। तो इस दिशा में BCCL की टीम काम कर रही है। पिछले साल एक बड़ी माइन हम लोगों ने स्टार्ट किया, NTST कुजामा, और उसी के पथ पर आगे बढ़ते हुए आने वाले एक वर्ष के अंदर ही नया ब्लॉक ही स्टार्ट होने वाला है, जिसका कि उत्पादन क्षमता 15 मिलियन टन होगा। इसमें बड़ी मशीनें डिप्लॉय हो सकेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हम अपने सबसे गहरी जो कोल सीम है वहाँ तक जा पाएंगे। और अंडरग्राउंड में हम लोग कंटिन्यूस माइनर और लोंगोवाल लेके आ रहे हैं, जो कि मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, और इससे हमारा उत्पादन का जो है काफ़ी बढ़ोतरी होगा। साथ साथ आप देखें तो हमारा जो कॉस्ट है, जो स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो करीब 65% फिक्स कॉस्ट है, जिसमें एक मेजर कॉस्ट है हमारे एम्प्लॉय का। हमारा एम्प्लॉय का जो नंबर्स है वो धीरे धीरे घटते घटते 2030 में करीब 22,000 लोग रह जाएंगे, जो कि आज के दिन में 32,000 लोग हैं। ये लोग रिटायर हो रहे हैं, तो हमारा वो बर्डन भी कम होगा। तो एम्प्लॉय का एब्सोल्यूट कॉस्ट कम होगा और स्प्रेड जो है बड़े वॉल्यूम पे होगा, 40 से लेके 54, जहाँ हम लोग 54-55 वहाँ पे जा रहे हैं। तो हमारा फिक्स कॉस्ट का परसेंटेज जो अभी 65-67% है, वो घट के 50% या उससे नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह से BCCL जो है दोनों तरफ से बेनिफिट होगा BCCL को, और इससे जो लाभ बढ़ेगा वो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को ही जाएगा। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं IPO को लेकर। थैंक यू।